प्री मेडिकल के इंस्टीट्यूट के लोग हैं, प्री मेडिकल बैकग्राउंड्स हैं, वो बाजों का जो है वो टैक्स की फील्ड में आते हैं सिर्फ बीकॉम पढ़ने के बाद, तो उन्हें टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पता नहीं होती कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट करनी है, क्या करना है, राइट। तो ज्यादातर लोगों के लिए बहुत रिपीटेटिव होगा, बहुत बेसिक लेवल की चीज होगी। ये मैंने लास्ट क्लास में ही बड़ा कैटेगोरिकली बताया था कि आप लोगों के लिए बहुत बेसिक लेवल की चीज होगी, लेकिन हमें पता है आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आए हुए हैं जो विदाउट अकाउंटिंग बैकग्राउंड है या अकाउंटिंग बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं। शेयर। जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के साथ नहीं है उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो फिर आप ये शेयर कर चीजें की। लेना, इसकी स्लाइड शेयर कर लेना। अच्छा जी, आप में से जो लोग पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने लास्ट हमारा ओरिएंटेशन का सेशन अटेंड नहीं किया था, सिर्फ एक क्विक रिकैप के तौर पे, ताकि वो और जो पहले के स्टूडेंट्स हैं वो पैरेलल हो जाए और हम लोग इन लाइन लेकर चलें। सर लास्ट क्लास में हमने कोई स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया था, कोई स्पेसिफिकली टॉपिक कवर नहीं किया था, सिर्फ इंस्टीट्यूट के बारे में बातें की थी, आपकी क्लासेस के शेड्यूल के बारे में बातें की थी, ठीक है, कोर्स की आउटलाइन के बारे में बातें की थी, कोर्स कितने दिनों का होगा, किस तरह से होगा, आपके पास क्या चीज अवेलेबल होंगी। मैंने अपने मेथोडोलॉजी के बारे में बताया था कि किस तरीके से पढ़ाना है, क्या करना है, राइट। तो स्पेसिफिक ये सारी चीजें थी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो कोर्स की आउटलाइन बनाई थी वो ये बनाई। ठीक हो गया। सर ये कोर्स की जो आउटलाइन थी, ये हमारे पास 4 महीने का कोर्स जो जिस हिसाब से चलेगा, जिस पेस पे चलेगा, वो सब की सब चीजें आपके पास ये है, राइट। सर ये हमारे पास जो है वो कोर्स की आउटलाइन है, हमने इसके मुताबिक चलना है। सर ये 4 महीनों का है, सर 4 महीने से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी बीच में बजट भी आएगा। आप में से वो लोग भी कहेंगे कि सर बजट पे क्लास रखें, फिर एक क्लास हमारी बजट पे होगी, दूसरी क्लास कमेंट्री पे होगी, तो हमारी इस तरह से बीच में क्लासेस एक्सटेंड हो जाती है, राइट। अच्छा सर, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, इसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग, जिस तरह मैं भी आपसे डिस्कशन कर रहा था कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से नहीं होते, या अकाउंटिंग की नॉलेज को हमने रिफ्रेश करना होता है, ताकि हम उन्हें ये बता सके, बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, बीइंग अ टैक्स एडवाइजर, आपने चीजें किस तरीके से एक्सट्रैक्ट निकालना है, राइट। तो बहुत बेसिक लेवल की चीजें हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी भी हो, या आप लोगों को ये हो कि यार पता नहीं हम लोगों ने मैट्रिक में की क्लास में दाखिला ले लिया या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में दाखिला ले लिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अब स्टूडेंट्स जो है उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। कुछ फार्मेसी, बी फार्मेसी करके भी अपने इंस्टीट्यूट वगैरह रन कर रहे होते हैं, मेडिकल स्टोर रन कर रहे होते हैं, उन्हें टैक्सेशन की जो है अवेयरनेस लेनी होती है। कुछ बिजनेसमैन लोग होते हैं, उन्हें बाज़-औक़ात लेनी होती है, तो इसलिए हम पहली क्लास रखते हैं बेसिक अकाउंटिंग के लिहाज से, राइट। तो सर ये बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं, देन फिर हम इनकम टैक्स के हवाले से चीजें देखते हैं, सेल्स टैक्स के हवाले से चीजें देखते हैं, फिर कॉर्पोरेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। सर इसके अंदर डिटेल में हम क्या चीजें कवर करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में ये बात कही थी, ओपनली कही थी, पब्लिकली कही थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये 4 महीनों के कोर्स का मकसद ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना देना है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना करना है कि एक रोड मैप बता देना है, वर्क फ्लो समझाना है कि यार अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो वो टॉपिक आपने किस तरीके से हैंडल करना है। कोई सेल्स एक्स का मैटर है तो उसके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका होना चाहिए, ताकि किसी बंदे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उसे ये पता हो कि यार ये सामने वाला बंदा जो बैठा हुआ है, जिससे हम अपना रिटर्न फाइल करवा रहे हैं या जिसके साथ हम टैक्स की डीलिंग करने जा रहे हैं, इसको कुछ नो हाउ है या नहीं है। सर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स बहुत वास्ट जो है ना वो एरियाज हैं, अगर मैं पढ़ाने में बैठूं तो शायद साल भी कम है, मैं तमाम टॉपिक्स को, तमाम चीजों को डिटेल में कवर करूं, राइट। तो इसलिए हम इसकी एक थॉरोली आपको बता देते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि 4 महीने का टाइम है तो 4 महीने में हमने इसको घुमा दिया। बाज होगा जो स्टूडेंट की क्यूरीज आती हैं, ऐसे बैचेस आ जाते हैं जिसमें लॉयर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, वो फिर कहते हैं कि सर एक दो क्लासेस हमारे साथ अपील की रख लें, एडवांस टैक्सेशन की रख लें। तो फिर हम उस हिसाब से पूरी जो है वो क्या करते हैं, क्लासेस को शेड्यूल करके उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को क्लास की नीड देखते हुए जो है वो मैनेज करते हैं। थोड़ा सा एक नजर इनकम टैक्स की चीजों पे आउटलाइन पे देख लें कि कौन कौन सी चीजें इसमें कवर है। देखें 5 हेड्स ऑफ इनकम है, वो मैं आपके साथ जो है ना पूरे के पूरे कवर करूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो सीरियल नंबर 5 और 6 में चीजें लिखी हुई है, इसकी एक थॉरली अंडरस्टैंडिंग आपको देगी। डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, अभी से बता रहा हूँ। हाँ कोई स्पेसिफिक क्यूरी आ जाती है किसी को काम के दौरान, किसी को अपने जो है वो कंसल्टेंसी के दौरान, किसी क्लाइंट के स्पेसिफिक मैटर के दौरान, वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पर्सनल, लेकिन एक थॉरली ओवरव्यू आपको जरूर दिया जाएगा कि यार ये चीजें क्या हैं और कैसे चलती है, राइट।
सर अगेन ये इनकम टैक्स की पूरी चीजें हैं जो हम कवर करते हैं, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। डिटेल में क्या चीजें कवर करेंगे, 5 हेड्स ऑफ इनकम में उनकी टैक्सेशन किस तरह से होती है, रिटर्न मेरा किस तरीके से फाइल होता है, नॉर्मल जो टैक्स पेयर्स हैं जो मेरे पास अगर आते हैं, मैं अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करता हूँ तो मैंने उनसे क्या चीजें मांगनी है, उन्होंने मुझे क्या चीजें देनी है। सर उसके बाद तो दुनिया पड़ी हुई है। सर मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, 2 महीने के बाद उनको नोटिस आ गया, सर वो नोटिस किस चीज का समझ नहीं आ रहा, 177 का है, 214C का है, आपके पास 161 का है, हमें समझ नहीं आ रहा। सर वो फिर आपको डिटेल में उस वक्त जाना पड़ेगा जब आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस बिल्कुल एफिशिएंट हो जाएगी, कि आपकी पूरी ग्रिप होगी 5 हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर, कि यार मैं क्या डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, क्या डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। जब उस पर आपकी ग्रिप होगी तो फिर उस नोटिस में क्या पूछा जाएगा उसका भी आप जवाब दे सकेंगे। लेकिन पहले आपकी ग्रिप होनी चाहिए बेसिक मैटर्स के, राइट। अच्छा ये स्लाइड जो है वो शेयर की गई थी व्हाट्सएप के ग्रुप पे, दोबारा शेयर कर दी जाएगी उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, ताकि उन्हें पता हो कि कोर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें शामिल है। ठीक है जी। इसी तरीके से सेल्स टैक्स के अंदर भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सेल्स टैक्स के अंदर जो बेसिक चीजें हैं, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, और रिटर्न किस तरह फाइल होता है, एनेक्जर्स कौन कौन से हैं। आपको ये सवाल ना पूछे कि सर एनेक्जर एफ भी आप फाइल करना सिखाएंगे, एनेक्जर एच भी फाइल करना सिखाएंगे, अगेन सर जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, जो आपकी नॉर्मल टैक्स पेयर की नीड्स होती हैं, नॉर्मली एनेक्जर सी, एनेक्जर ए वगैरह को फाइल करने के बाद वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगेन अगर किसी को कोई क्यूरी आ रही है एनएचआर एफ के ऊपर, एनएचआर एच के ऊपर, सेल्स टैक्स रिफंड के ऊपर, वो स्पेसिफिकली पूछ सकता है क्लास के बाद कि यार ये किस तरह से मैं स्क्रीन अपने चीजों को जो है वो लेकर चलूंगा। स्क्रीन शेयर करके दो मैं। यहाँ से। तो सर ये सारी चीजें हैं जो बेसिक है हम लोग देखेंगे, लेकिन सर अगेन मैं सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल कर देता हूँ, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद मेरा सेल्स टैक्स का ऑडिट शुरू हो जाता है। सर मुझे सेल्स टैक्स के ऑडिट के दौरान सेल्स टैक्स का ऑर्डर इशू हो जाता है, मुझे उस पर अपील फाइल करनी है, सर मुझे उस पर रिफंड लेना है। सर वो सारे मैटर्स क्या हैं, एडवांस लेवल के हैं, वो इस कोर्स के अंदर कवर नहीं है। सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और इसके ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव कर जाएंगे। सर देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉ की चीजें मौजूद हैं, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कंपनी लॉ के हवाले से चीजें जो आपको दूसरे इंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे। ये वो चीजें थी जो मोटी मोटी मैंने आपसे डिस्कस की हैं लास्ट क्लास में, जो हमने ओरिएंटेशन सेशन के अंदर कवर की थी। तो कुछ लोग जो नए आए हैं आज की क्लास में, ये उनके लिए मैंने जो है वो चीजों को कवर किया, राइट। अच्छा सर अभी आज की क्लास में जो हम स्टार्ट लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग से। सर ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का क्या आप हमें अकाउंटिंग सिखाने वाले हैं? आंसर इज नो। सर अकाउंटिंग और टैक्सेशन का आपस में ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक। सर टैक्स लगेगा, टैक्स कितने अमाउंट पे लगेगा, प्रॉफिट पे लग रहा है, सर लॉस आ रहा है फिर भी वो बंदा टैक्स बुक कर रहा है, कंपनी के पास टर्नओवर टैक्स के मसाइल आ रहे हैं, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स के मसाइल आ रहे हैं। सर ये कौन सी चीजें क्या आप बोल रहे हैं? सर मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कुछ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बनाई हुई होगी, मेरे पास होगी, तो मैं उसकी बुनियाद पे आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर टैक्स कितना लगता है, आपका टर्नओवर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। सर ये सारी चीजें कहाँ कवर होती है? सर अकाउंटिंग में। सर मेरे पास एक बंदा आता है सैलरीड पर्सन, वो कहता है कि यार मेरा रिटर्न फाइल करना है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सर आपकी कोई सैलरी स्लिप्स हैं, आपकी जो है वो एंडिंग बैलेंस क्या है, आपका प्रोविडेंट फंड का बैलेंस क्या है, आपके एसेट लायबिलिटीज की डिटेल्स क्या है। सर ये सारी चीजें मैं मांग रहा हूँ, तो मैं क्या मांग रहा हूँ सर, मैं उससे रिकॉर्ड मांग रहा हूँ ना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मांग रहा हूँ। सर मेरे पास एक बिजनेसमैन आता है, वो कहता है यार मेरा टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, इनकम टैक्स का 2023 का। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उससे क्या होगा, यार आपने रिकॉर्ड्स तो दो, फाइनेंशियल अकाउंट्स तो दो, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स तो दो मेरे पास। सर वो चीजें देगा तो मैं असेस कर पाऊंगा कि मैंने उसकी इनकम कितनी डिक्लेयर करनी है, मैंने उसके एक्सपेंसेस कौन से शो करने हैं, मैंने उसका टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट करना है नहीं करना है। सर जब तक मेरे पास वो अकाउंट्स नहीं होंगे, वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो लिखत पढ़त नहीं होगी, मैं कैसे उसके जो है ना वो रिटर्न की वर्किंग करूंगा। तो सर ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की जो आज की क्लास है, इसमें अकाउंट्स बनाना, अकाउंट्स पढ़ाना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये पता हो कि हमारा जो क्लाइंट है जिसको हम डील कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास आ रहा है चीजें लेकर, तो उसमें से हमने अपनी इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमने उससे कैसे मांगनी है। सेल्स टैक्स का नोटिस आ जाता है, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, मैं जिस चीज को खर्चा मान रहा हूं और मैंने जिस चीज को जो है वो खर्चे के तौर पे डिक्लेयर किया है, रिपोर्ट किया है, इनकम टैक्स वाला उसको मान ही नहीं रहा, तो सर वो खर्चा है या मेरा एसेट है, लायबिलिटी है?
सर जब तक ये चीज आपकी क्लियर नहीं होगी आप वहां पर ये काम नहीं कर सकते। कोई अगर शख्स ये कहता है कि सर मैं एडवोकेट हूँ और मैंने क्रिमिनल के सिविल के केसेस मैंने बड़े जो है ना 10-12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा बड़ा अच्छा एक एक्सपर्टीज है आर्गुमेंट लेवल के ऊपर, तो मैं इनकम टैक्स के मामलात भी देख लूंगा। सर आप देख सकते हैं आप आर्गुमेंट के अंदर स्ट्रांग हैं, लेकिन रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको ये बेसिक नो हाउ होना जरूरी है। अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा कि एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी, आप किस तरीके से उन चीजों को डिक्लेयर कर सकें। सर ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग और टैक्सेशन दोनों चीजें साथ साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सर मैं अकाउंटिंग की भी सर्विस दे रहा हूँ, नहीं सर। आपका काम सिर्फ इतना है कि क्लाइंट ने चीजें बनाकर आपको दे दी, आपने उन चीजों की बुनियाद पे उससे मजीद चीजें मांगनी है, मजीद चीजें पूछनी है, उन चीजों में से अपनी रिक्वायरमेंट निकालनी है और उसको रिटर्न की वर्किंग करके दे दे। राइट। सर ये अकाउंटिंग अकाउंटिंग बुक कीपिंग वगैरह ये है क्या? सर कुछ भी नहीं है। रोजमर्रा के मेरे बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही हैं वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। सर साल के आखिर में मेरे पास एक पूरी पिक्चर बन के आ जाएगी। सर मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता हूँ मिसाल के तौर पे, सर वहां पर परचेज ऑर्डर जनरेट होता है, ठीक है, माल मंगवाया जाता है, वो माल आता है मेरे पास गोडाउन के अंदर, वेयर हाउस के अंदर, फिर वो जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मशीन्स लगे हुए हैं। सर वहां पर वो फिनिश गुड के अंदर ट्रांसफर होता है, फिनिश गुड में ट्रांसफर होने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट वाले सेल्स ऑर्डर जनरेट करते हैं। फिर वो जो मेरी प्रोडक्ट है जो फिनिश गुड्स है, सर वो मेरी डिलीवर होती है कस्टमर को। सर कस्टमर से जब डिलीवर हो जाती है फिर कस्टमर मुझे पेमेंट करता है। सर ये जो मैंने मटेरियल परचेज किया है और कस्टमर को डिलीवर किया है, कस्टमर से पेमेंट ली है, सर ये पूरा सर्कल अगर मैं कहीं भी रिकॉर्ड ना करूं तो क्या मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई हो पाएगी? आंसर इज नो। सर ये जितनी बातें मैंने की है ना, माल मंगवाया, गोडाउन में रखा, गोडाउन से फिर फिनिश गुड्स के तौर पे ट्रांसफर हुआ, फिनिश गुड से फिर वो बाहर कस्टमर को डिलीवर हुआ, कस्टमर ने फिर पेमेंट की, पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आई और फिर मैंने अपने पास रिकॉर्ड की। सर ये सारी चीजें क्या है, मेरे पास रिकॉर्ड हो रही हैं, समराइज हो रही हैं, एनालाइज हो रही हैं मेरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बुनियाद के ऊपर। सर एक कंपनी में 10,000 लोग काम करते हैं। सर 10,000 लोगों की सैलरीज भी जाती हैं। कंपनी के पास जो है वो फ्लीट ऑफ व्हीकल्स हैं, उनकी गाड़ियां बाहर जो है वो अपनी चीजें सप्लाई करते हैं। सर उस कंपनी की व्हीकल्स का अपना एक एक्सपेंस है। कंपनी की अपनी सेल्स हो रही हैं, मार्केट में उनका रिसीवेबल खड़ा हुआ है, वेंडर्स को उन्होंने पेमेंट करनी है। सर इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए जो एनालिसिस होता है, समराइज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है एक एक ट्रांजैक्शन को, इसको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। और आसान लफ्जों में अगर मैं इसको आसान लफ्जों में समझूं तो ये क्या है सर? लिखत पढ़त है कि मैं हर एक चीज को क्या कर रहा हूँ? रिकॉर्ड कर। सर वो रिकॉर्ड करने का एक तरीकाकार है, बिल्कुल एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार के मुताबिक वो चीजें रिकॉर्ड की जाती है। सर वो रिकॉर्ड कैसे होती है वो हमारा कंसर्न नहीं है। अगेन सर हम लोग यहाँ पर सीटीए का कोर्स करने के लिए आए हैं। हमें जब क्लाइंट को डील करना होगा, टैक्स की वर्किंग देखनी होगी, टैक्स के नोटिस का जवाब देना होगा, आईआरएस यूज करना होगा, तो हमें ये नहीं देखना कि उसने ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड की, हमें ये देखना है कि हमारे मतलब की कौन सी चीज है जो कि हमने इसमें से निकालनी है। लेकिन सर ये जो अकाउंटिंग है ये क्या चीज है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। ठीक हो गया? सर ये मैंने जितनी आपको एग्जांपल दी है प्रोडक्शन की, फिनिश गुड की, फिर डिलीवर हो रही है गुड्स कस्टमर्स को, फिर वहां से मेरे पास अमाउंट रियलाइज हो रहा है, रिसीवेबल मेरी बुक्स में आ रहा है, पेबल मेरी बुक में आ रहा है। सर ये मैं जितनी ट्रांजैक्शन कहूँ, जितनी आपके दिमाग में भी आ रही हैं, और भी इस तरह के कई सिनेरियोज हैं सर, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ सिनेरियोज हो सकते हैं। सर ये जितनी भी मैंने एग्जांपल दी है जो आपके दिमाग में आ रही होंगी, सर ये 5 हेड्स में क्लासिफाई होंगी। हर 5 हेड्स में क्लासिफाई होंगी, इसके अलावा कोई हेड नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन वहां रिकॉर्ड ना हो। डन है? सर मुझे ये पता चलना चाहिए कि जिस चीज को मैं एसेट के तौर पे ले रहा हूँ वो एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, इक्विटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है। सर मैंने अपनी फर्म में अपनी प्रैक्टिकल आपसे एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, मैंने अपनी फर्म में ऐसा भी देखा है कि एफडीआर वालों ने नोटिस भेजे हैं लोगों को, और उन्हें ये ही नहीं पता कि इक्विटी का अमाउंट वो इनकम में लेके जा रहा है कि लास्ट टाइम आपका शेयर कैपिटल इतना था, इस दफा शेयर कैपिटल इतना बढ़ गया है,
तो ये आपने डिस्क्लोज नहीं किया, मैं इसके ऊपर टैक्स नहीं। यानी कि उस बंदे की अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं है और वो टैक्स पेयर को कन्फ्रंट कर रहा है कि आपने अपना रिटर्न गलत फाइल किया। सर जब तक मुझे इन 5 चीजों के ऊपर अबूर हासिल हो, अबूर से मुराद कोई पीएचडी नहीं करनी, कोई मैंने बिजनेस रिकॉर्डर में आर्टिकल नहीं लिखना है, सिर्फ मुझे ये पता हो कि यार ये चीज एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होगी, लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड होगी, इक्विटी के तौर पे रिकॉर्ड होगी, ये मेरी इनकम है, ये मेरे एक्सपेंस है, तब तक मैं कन्फ्रंट करने की पोजीशन में नहीं आऊंगा, मैं एफडीआर वालों को जवाब स्ट्रांगली दे नहीं पाऊंगा। बाज औकात वो इक्विटी की चीजों को इनकम ट्रीट कर रहे होते हैं, लाइबिलिटी की चीजों को एक्सपेंस ट्रीट कर रहे होते हैं। तो सर ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। सर क्विकली देखते हैं एसेट का मतलब क्या है। सर टेंजिबल और इनटेंजिबल आइटम्स ओन बाय द कंपनी। सर ये लैपटॉप मैंने परचेज किया है, मेरे नाम पर है, मैंने इसके पैसे दिए, मेरे रिकॉर्ड्स में आ रहा है, ये मेरा एसेट टेंजिबल है, नजर आ रहा है। सर सीटीए वालों ने, सॉरी, आईसीटी वालों ने जो है वो एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। सर सॉफ्टवेयर कहाँ रखा हुआ है? सर आईसीटी वालों के सर्वर पे रखा हुआ है, नजर आ रहा है? नहीं, इंटेंजिबल है। सर उसकी पेमेंट किसने की है? आईसीटी ने की है, आईसीटी उसको ओन करता है। तो सर इनटेंजिबल आइटम्स हो या टेंजिबल आइटम्स हो, वो क्या कहलाते हैं? एसेट्स। सर ये तो इस तरह तो सारी चीजें एसेट्स नजर आ सकती हैं। हो सकता है मैंने कस्टमर से कोई चीजें ली हुई हो, मैंने अपने पास रखी हुई हो, क्या वो भी मेरी एसेट है? सर एसिड की डेफिनेशन ये बनती है कि हर वो चीज जिससे मुझे फ्यूचर का कैश आउटफ्लो हो सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो मेरा क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। सर कैश एंड बैंक बैलेंसेस, मेरा एक कैश एंड बैंक बैलेंस है, वो मेरे पास किस सूरत में आएगा? एसेट आएगा। वो मेरे पास किस सूरत में आएगा? एसेट में आएगा। सर मेरे पास उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है, ट्रेड डेट्स है मेरे पास, तो अगर वो चीजें रियलाइज होंगी, कैश में कन्वर्ट होंगी, वो भी मेरे पास क्या आएगा? एसेट के तौर पे आएगा, राइट। सर उसके बाद लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? सर अमाउंट द कंपनी ओज टू अदर्स, यानी कि मेरे पास से कैश का आउटफ्लो होगा, वो अमाउंट जो मैंने दूसरों को पे करना है, राइट। मैंने क्या करना है? दूसरों को पे करना है। सर मैंने टैक्स के अमाउंट का चालान बना लिया, सेल्स टैक्स का, और 31 तारीख जो है ना हो गई, 31 तारीख को मैं अपने अकाउंट्स क्या कर रहा हूँ? क्लोज कर रहा हूँ। मैं उसको क्या दिखाऊंगा? सर सेल्स टैक्स पेबल दिखाऊंगा, क्योंकि चालान बन चुका है, पेबल के तौर पर रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन बैंक से अभी क्लियर नहीं हुआ है। सर वो पेबल के तौर पे आ रहा होगा दूसरी या तीसरी तारीख को, जब वो बैंक से निकलेगा, तो फिर मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा? अकाउंट्स पेबल, सेल्स टैक्स पेबल डेबिट हो जाएगा और बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि सर वो अमाउंट जो मैंने दूसरों को देना है, जो मेरा कैश आउटफ्लो है, वो क्या कहलाएगा? मेरा लायबिलिटी कहलाएगा। इक्विटी, सर उर्दू में इसको सरमाया कहते हैं, और इसकी अमाउंट आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं? एसेट में से लायबिलिटीज आप निकाल देते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये मेरी क्या है? इक्विटी है। सर इस इक्विटी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व आ सकता है, बोनस शेयर्स का रिजर्व आ सकता है, प्रीमियम शेयर्स का रिजर्व आ सकता है, इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल इसका पार्ट होता है, यानी कि नेट सरमाया आपका ये बनता है। एक्सपेंस, सर अमाउंट पेड फॉर परचेजेस मेड इन द बिजनेस। सर मैंने जितनी भी परचेजेस की हैं, सर मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा है, सर सॉफ्टवेयर मैंने क्या कहा? 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होगा तो वो किस में आएगा? एसेट में आएगा। सर मैंने अपने मुलाजमीन को सैलरी पे की है, मैंने अपने मुलाजमीन को सैलरी पे की है, सर ये मेरे कंपनी का खर्चा है। परचेजेस एक तरह से मैंने उसको क्या किया है? अपने पास परचेज ऑफ सर्विसेज है, मैं अपने पास एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा, राइट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, देखें डिपेंड करता है। चार दोस्त एक जगह बैठे हुए हैं, एक पंजाब से है, एक सिंध से है, एक बलूचिस्तान से और एक केपीके से। चारों दोस्त अपनी अपनी जबान में बात कर रहे हैं, समझ कुछ भी नहीं आएगा कि ये बात क्या कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर चारों दोस्त एक जबान में बात करेंगे उर्दू में, तो पता चल जाएगा कि ये बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने क्यों दी? आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हर बंदा अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रहा है, क्या कर रहा है? अपने हिसाब से वो अकाउंट्स बना रहा है। सर अपने हिसाब से जब अकाउंट्स बना रहा होगा, तो एक बंदा दिखा रहा है अपनी सेल्स किसी और तरीके से, एक्सपेंस दिखा रहा है किसी और तरीके से, किसी और फॉर्मेट में दिखा रहा है। जो रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज बैठी हुई है, वो अगर डिसीजन मेकिंग करना चाहें कि यार टेक्सटाइल के सेक्टर में सैलरीज का एक्सपेंस कितना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होता है, जीपी का रेशो कितना होता है, तो वो किस तरह से डिटरमाइन करें? तो सर उन्होंने क्या किया है? एससीसीपी ने बाकायदा फॉर्मेट्स डिफाइन कर दिए, आईएफआरएस जिसको हम कहते हैं, कि यार आपने अपने अकाउंट्स बनाने इसके मुताबिक बनाने। तो अब जो भी अकाउंट्स आप उठाएंगे वो आपको उसी फॉर्मेट के ऊपर मिलेंगे, लेकिन किन के? कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स।
इम्तियाज सुपरमार्ट वालों के अगर आप अकाउंट्स उठाएंगे तो वो उसमें फॉल नहीं करते, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मुराद कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है। जब कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है तो इनके अकाउंट्स उस फॉर्मेट पे नहीं बने होंगे, लेकिन अगर आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट्स उठाएंगे तो वो आपको उसी फॉर्मेट पे नजर आए। तो एक फॉर्मेट होता है जो कि आईएफआरएस वगैरह में, एससीसीपी के अंदर मेरे ख्याल में फोर्थ या फिफ्थ शेड्यूल होता है कंपनीज ऑर्डिनेंस में, कि आपने उसके मुताबिक जो है वो बनाना है। कंपनीज एक्ट, हमारे टाइम पे कंपनीज ऑर्डिनेंस होता था, अब तो नहीं तो है। हम सर इसको डिनाई कैसे करेंगे कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस? इस पे आता हूँ बता। अच्छा सर, ये चीजें जो है ना, इनकम टैक्स के रिटर्न की वर्किंग हो या इनकम टैक्स का नोटिस की हैंडलिंग हो, या किसी क्लाइंट के साथ आप डिस्कशन करने बैठे हैं और उसको घेरने के चक्कर में कि यार मैं 500 रुपये लेके रिटर्न फाइल करने वाला नहीं हूँ, मैं अच्छा खासा कंसल्टेंट हूँ, मैंने सीडीए में क्लासेस ली हुई है, मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सर ये तीन कंपोनेंट ताहयात आपके साथ रहेंगे, आपके जहन में होने चाहिए। आप किसी कंपनी की टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं, या किसी इंडिविजुअल की वर्किंग कर रहे हैं, बिजनेसमैन की, या फिर आप किसी एओपी की वर्किंग कर रहे हैं, सर ये तीन चीजें आपके पास जरूरी हैं। भरम जमाने के लिए, अगले बंदे को बताने के लिए कि मुझे बड़ी नॉलेज है, आपने उससे ये डिमांड करना है कि यार आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, वो बंदा वही समझ जाएगा यार इस बंदे को कुछ पता है। आप उससे ये पूछ सकते हैं कैश फ्लो की स्टेटमेंट आपने बनाई हुई है, सर बिल्कुल। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये बात क्यों कही, कि आपके लिए रेलेवेंस है कि आपने ये चीजें उनसे डिमांड करनी है। ठीक है। अच्छा सर, इन तीनों स्टेटमेंट्स का जो है वो पर्पस क्या है, या ये क्यों बनाई जाती है? सर इनकम स्टेटमेंट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। एक साल की अगर इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है तो एक साल के अंदर इस बिजनेस में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। सर ये डिस्क्लोज कैसे होती है, बताई कैसे जाती है, किस तरीके से होती है, इसकी अभी हम लोग आगे जाके इलस्ट्रेशन वगैरह देखते हैं। सर बैलेंस शीट में सर एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी जो है वो डिस्क्लोज होते हैं, और उसके अंदर ये सारी चीजें अगेन सर, आपके जहन में अगर ये सवाल आ रहा है कि सर ये रिकॉर्ड कैसे होगा, ये बनेगा कैसे, अगर वो हमसे कह दे बनाने के लिए, तो सर आपने स्ट्रेट मना कर देना है कि मुझे ये चीजें चाहिए टैक्स की वर्किंग भी। हम यहाँ पर इसको सीखने के लिए या आपको बताने के लिए नहीं बैठे रहे कि आप जो है ना ये कैसे बनाए। आप बनाकर लेकर आए, वो हमने कॉर्पोरेट इसके बनाएगा, ऊपर है, वो वो तो तो उसके कॉर्पोरेट अकाउंट्स वाले बनाएंगे, फाइनेंस वाले बनाएंगे, आपने सिर्फ चीजें डिमांड करनी है कि यार मुझे ये चीजें चाहिए। अच्छा सर, उसके बाद हमारे पास जो है एक और कॉन्सेप्ट चलता है कैश बेसिस अकाउंटिंग का और अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। सर मैं कैश बेसिस अकाउंटिंग पे इस तरह चलाता हूँ कि मिसाल के तौर पे जब मेरा खर्चा होगा तब मैं बुक करूंगा, जब मेरा खर्चा होगा तब मैं बुक करूंगा। मिसाल के तौर पे सीटीए वाले जब जब क्लास अरेंज रखते हैं, क्लास शेड्यूल करते हैं, मैं क्लास अटेंड करता हूँ, मैं लेक्चर देता हूँ, ये मुझे पेमेंट करते हैं, तो ये बताते हैं कि इनके पास टीचर का एक्सपेंस हुआ है, वरना ये नहीं बताते। यानी जब एक्सपेंस होता है ये पेमेंट करते हैं, तब ये उसको रिकॉर्ड करते हैं। सर दूसरी तरफ एक अक्रूवल अकाउंटिंग है, इन्होंने कहा कि यार महीने में 4 क्लासेस होती हैं हमारे पास, 4 क्लासेस टीचर कंडक्ट करता है, इसका ये अमाउंट बनता है, और वो अपने पास पहले ही एंट्री कर लेते हैं। सर बाद में उसमें प्लस माइनस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जैसे एक क्लास हमारी कैंसिल हो जाए, आज की एक झलक थी हमारी, जैसे वो क्लास थोड़ी लेट हो गई थी, तो सर वो क्या बेसिस होगी, सर वो अप्रूवल अकाउंटिंग होगी। थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें आप लोग। तो मतलब एक्चुअली में प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस हम शो करते हैं। बिल्कुल प्रोजेक्टेड होता है इसमें। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त कंसल्टेंसी में बाकायदा इंगेज हैं? कुछ के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, मैंने कहीं कहीं देखे हैं, और बाकी कंसल्टेंसी में कौन लोग इंगेज हैं, और अकाउंटेंट के तौर पे कौन कौन लोग जॉब कर रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में कहीं? अच्छा सर, ये चार टर्मिनोलॉजीज जो है ना, ये चार टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो जान पूछ कर रखी गई हैं इस क्लास के अंदर। सर जब तक आपने टैक्स की फील्ड में रहना है, जब तक आपने नोटिस को देखना है, जब तक आपने जॉब करनी है, जब तक आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ अपना ताल्लुक रखना है, सर ये दो चीजों का आपसे वास्ता पड़ेगा। इन दो चीजों का आपसे वास्ता पड़ेगा। सर ये है क्या, जरा बताएं तो सही। अकाउंटिंग प्रॉफिट, सर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि मेरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसके लिए मैंने मटेरियल ऑर्डर किया, मटेरियल मेरे गोडाउन में आया, वहां से मेरे
एक डिपार्टमेंट में, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में गया, वहां उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट बना, देन वो मार्केट में कस्टमर को डिलीवर हुआ। कस्टमर ने उसकी पेमेंट दी या कस्टमर ने नहीं दी, वो मेरा अभी भी अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे खड़ा हुआ। सर ये सारी चीजें मेरे पास कहाँ आती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और पीछे मैं आपको जो है पिछली स्लाइड्स पे बताते हुए आया हूँ कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो की तीन स्टेटमेंट्स है। वैसे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट है वहां से मुझे पता चलता है कि मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट किया है या मेरे पास लॉस आया है मेरे साथ। राइट, ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, कितनी सैलरीज दी हैं मैंने, यूटिलिटी के बिल्स कितने पे किए, ये सब चीजें करने के बाद मेरे पास क्या आ जाती है? फिगर अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है। सर पाकिस्तान में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम है, मेरे हाथ में है कि मैं इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर बयान करूं, बढ़ा चढ़ा कर पेश करूं। क्यों? क्योंकि सर मुझे बैंक से लोन लेना है। बैंक वालों को ये बताना है कि मैं तगड़ा आदमी हूं, मेरा टर्नओवर अच्छा खासा है, मेरी जो बॉटम लाइन है अकाउंटिंग प्रॉफिट की वो अच्छी खासी है, मैं आपका लोन जो है वो वक्त पे कर दूंगा और आराम से पे कर दूंगा। तो सर मैं अपने एक्सपेंसेस को कम करूंगा, इनकम ज्यादा शो कर सकता हूँ, ये सब चीजें कर सकता हूँ। मुमकिन है, हो सकता है मैं ना करूं, लेकिन मुमकिन है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। सर ये अकाउंटिंग प्रॉफिट मैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मुझे एक अंदेशा है सब चीजें। आते हैं इस तरह की बैंक सर? बहुत आते हैं, ऐसे नहीं है, हजारों आते हैं। ऐसे सर तो ये आते हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट, सर ये क्या चीज है? सर ये जो मैंने मिसाल दी ना आपको कि मैं पाकिस्तानी कौम से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा साथ ये मामला होता है, सर एफबीआर वालों को ये चीजें पता है, इनकम टैक्स वालों को ये चीजें पता है। इन्होंने कहा कि यार आप सही कह रहे हो, आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट इतना है या आपका अकाउंटिंग लॉस इतना है, लेकिन जब हमारे पास आओगे ना, पोर्टल पे जाओगे अपना रिटर्न फाइल करते वक्त, जब हमारे पास आओगे या पोर्टल पे जाओगे अपना रिटर्न फाइल करते हो, इन दोनों की एक रिकंसिलिएशन बनाओगे, जिसको हम कहते हैं, आप में से जो लोग कंसल्टेंट है वो देख रहे होंगे, एडमिजिबल और इनएडमिजिबल एक्सपेंस। सर वो क्या चीज होती है? सर वो ये चीज होती है कि इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि यार यहाँ जो आप अपने खर्चे बता रहे हो, जो इनकम बता रहे हो, वो हमारे हिसाब से बताओ। सर कहाँ है वो खर्चे? वो खर्चे कौन से हैं वो देखेंगे आज। सर वो खर्चे जो इनकम टैक्स वाले नहीं मान रहे होते हैं या मान रहे होते हैं, तो उन्होंने अपना एक रूल बनाया हुआ है, अपना एक मेथड बनाया हुआ है, अपना एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, उसके मुताबिक सर वो चीजें फिर क्लेम करने की इजाजत दे। सर ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा, सर कहीं भी नहीं देखते, लोग 4 लाख का प्रॉफिट दिखाते हैं, उस पर कोई उनका टैक्स बनता नहीं है, रिटर्न सबमिट करते हैं, 1,000 रुपए का चालान पे करते हैं, फाइलर हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती, कोई नहीं पूछता। लेकिन सर आप सीपीए का कोर्स कर रहे हैं, आपको ये बताना है कि यार अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में फर्क आता है, जिसकी बुनियाद पे वो फिर आपको नोटिस भेजता है। जो लोग कॉर्पोरेट साइड पे कंसल्टेंसी में इंगेज हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि आईआरएस के पोर्टल के ऊपर मैं पहले पूरा ये छापता हूँ अकाउंटिंग प्रॉफिट, मैं भी बताऊंगा आपको, आईआरएस पे लेके जाऊंगा आज की क्लास में। वहां मैं ये पूरा छापता हूँ, उसके बाद उसमें प्लस माइनस करता हूँ एडमिजिबल इन एडमिजिबल के टैब के अंदर, फिर मेरे पास क्या निकलता है? टैक्सेबल प्रॉफिट, और फिर उसके ऊपर टैक्स चार्जेबल और फिर विदहोल्डिंग टैक्स क्रेडिट डिडक्टेबल अलाउंसेस, वो कहानी बाद में चलती है। राइट। तो सर आज की जो क्लास थी, उस क्लास में ये चीज सामने आई कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट, ये दो चीजों पे मुझे वर्किंग करनी है। क्यों वर्किंग करनी है सर? मैंने पहली क्लास रखी बेसिक अकाउंटिंग की, तो मेरे लिए तो बहुत आसान था, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करता और आपको कहता है यार यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हो जाए। अकाउंटिंग की नॉलेज होना आपके लिए जरूरी है। सर वो अकाउंटिंग की नॉलेज के साथ आप क्लाइंट को ये भी इंप्रेशन दे सकते हैं कि भाई आपके टैक्सेबल प्रॉफिट में और अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये फर्क आएगा, वरना तो हर बंदा अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर एक फिगर लगा के बैठ जाएगा और कहेगा यार मेरा तो टैक्स इतना बनता है। नहीं सर, टैक्स आपका इसके मुताबिक कैलकुलेट होगा। और सर ये क्या चीज है? सर मैंने लास्ट जो ओरिएंटेशन सेशन हुआ था उसमें ही बताया था कि इन्होंने अपनी एक लॉ बनाया हुआ है, रेगुलेशन है इनके, बाकायदा एक समझ लें बाउंड्री है जिसके अंदर एफबीआर खेलता है, उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। राइट सर, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ये सारी चीजें मेंशन, सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड, राइट, सेक्शन 22 डेप्रिसिएशन, सेक्शन 23 एमोटाइजेशन। सर वो सारी चीजें क्या है? सर वो सारी चीजें वही तो हैं जो उन्होंने ऊपर भी रिकॉर्ड की, लेकिन सर इनको पता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन्होंने अपने लॉ के मुताबिक कहा हुआ है डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो हमारे हिसाब से करोगे, एमोटाइजेशन क्लेम करोगे तो हमारे हिसाब से करोगे। सर आप क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आईआरएस के लिए काम कर रहे हैं, आईआरएस के पोर्टल पे अपनी चीजें अपलोड कर रहे हैं, तो फिर आपको इनके मुताबिक चलना पड़ेगा। किन के मुताबिक सर? एफबीआर वालों के मुताबिक और आईआरएस के मुताबिक। अच्छा सर, ये डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? नहीं? तो डिप्रिसिएशन बता
सर मैंने, या लेट अस सपोज ये आईसीटी है, आईसीटी के पास भी अकाउंट्स बनते हैं, अंदर एक अकाउंटेंट उन्होंने बिठाया हुआ है कि हर बैच के अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं, हर बच्चे ने फीस दी है नहीं दी है, और हमारा मंथली एक्सपेंस कितना है, हमारे पास लैपटॉप्स कितने हैं, हमारे पास फर्नीचर में ये कुर्सियां वगैरह कितनी है, एसी वगैरह कितने लगे हुए हैं, हम महीने का किराया कितना दे रहे हैं, बिजली का बिल कितना दे रहे हैं, इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है उसका बिल कितने दे रहे हैं। यानी कि प्रॉपर अकाउंट्स बन रहे हैं, प्रॉपर उनकी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रही है। सर ये जितने मैंने नाम लिए आपके पास एसेट्स के, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, एसी पड़ा हुआ है, लैपटॉप है, ये फर्नीचर है, सब चीजें, सर ये कुछ अरसे के बाद उनकी वैल्यू इन यूज कम हो जाएगा ना। ये कुर्सी आज जिस हालत में है उसके बाद 2 साल के बाद तो इस हालत में नहीं रहेगी। हो सकता है 1.5 साल के बाद उन्हें रिप्लेस करनी पड़े, हो सकता है 4 साल के बाद रिप्लेस करनी पड़े। तो इट मीन्स के हर साल वो 25% उसकी वैल्यू इन यूज, उसकी वैल्यू कम हो रही है। सर ये जो वैल्यू कम हो रही है इसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। आसान लफ्जों में, बाकी वो बुकिश नॉलेज में और उसकी डेफिनेशन में जाओगे वो अलग चीज है। सर इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पे किसी कंपनी के प्लांट को देखते हैं, डालडा फूड्स है, सर डालडा फूड्स के पास बकायदा प्लांट लगा हुआ है। अब उनके प्लांट में जो है वो बाहर से ऑयल वगैरह, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, फिर उसकी एक शक्ल बनाते हैं और फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं। सर वो प्लांट एंड मशीनरी भी तो डेप्रिशिएट होता है। सर बिल्कुल होता है। सर यूनिलीवर की गाड़ियां रोडों पे घूम रही हैं, मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही हैं, सर करती हैं, तो सर वो गाड़ियां भी तो डेप्रिशिएट हो रही ना, जाहिर सी बातें चल रही है, रिपेयर मेंटेनेंस भी होगा, सब चीजें होंगी। सर ये आपने 3 एग्जाम्पल क्यों घुमाई? सर मैंने इसलिए 3 एग्जाम्पल घुमाई कि आईसीटी वालों के नजदीक ये कुर्सियां 2 साल चलेंगी, डालडा फूड्स वालों के सामने उनका प्लांट जो है वो 25 साल चलेगा, यूनिलीवर वालों के लिए उनकी गाड़ियां 6 साल चलेंगी। यानी सर हर बंदा अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन का एक रेट बनाकर बैठा हुआ है। आईसीटी वालों ने 20% रखा हुआ है, यूनिलीवर वालों ने 10% रखा हुआ है मिसाल के तौर पे, और इसी तरीके से डालडा फूड ने जो है वो 15% रखा हुआ है। टैक्स वालों ने ये कहा कि यार आप लोगों ने जो कैलकुलेशन की है बिल्कुल सही की है, ओके की है, वो आपका मसला है। हमारे पास आप आ रहे हैं, टैक्स रिटर्न की वर्किंग लेकर आ रहे हैं, टैक्स फाइल कर रहे हैं, टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं आईआरएस के पोर्टल। आप जो डेप्रिसिएशन करेंगे ना, किस रेट पे करेंगे, जो हमने अपने ऑर्डिनेंस के अंदर मेंशन किया। अब देखें, यूनिलीवर अपना रिटर्न फाइल करेगा, डालडा फूड्स अपना रिटर्न फाइल करेगा, आईसीटी वाले अपना रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन लेंगे फर्नीचर की सब एक ही रेट के ऊपर लेंगे, 25% पे, 15% पे, जो भी रेट यहाँ मेंशन होगा ऑडियंस के अंदर लॉक है, राइट। इसी तरीके से व्हीकल्स का अगर वो रेट लेंगे तो एक ही रेट लेंगे। सर ये सारा कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का, इसीलिए इसको इन हेडिंग्स के दौरान लिखा गया है कि डेप्रिसिएशन जहां भी रिकॉर्ड हो रहा होगा, जिस टैक्स पेयर के भी अकाउंट्स में, वहां दो चीजें आएंगी, एक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, एक टैक्स डेप्रिसिएशन। सर कैसे होगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ होता है, ये सब हम क्लास में देखेंगे। Done? सर एमोटाइजेशन, सर एमोटाइजेशन क्या है? सर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। मैंने बात की अभी टेंजिबल चीजों की जो नजर आने वाली, एसी, चेयर्स, गाड़ियां, लैपटॉप। मैंने सॉफ्टवेयर की बात की, क्या सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहा है? नहीं सर, इनटेंजिबल जो चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर है मिसाल के तौर पे, या कॉपीराइट्स हैं, या मेरे पास कोई पैटेंट्स वगैरह हैं, सर वो भी मेरे एमोटाइज होते हैं। क्या मतलब सर, 4 साल के बाद वो मेरे किसी काम के नहीं रहते, वो डिलीट हो जाते हैं, नया वर्जन आ जाता है, मुझे नया वर्जन डाउनलोड करना पड़ता है, या मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपने ये सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल करना है। सर उस केस में वो सॉफ्टवेयर की लाइफ भी मेरे हिसाब से मुख्तलिफ होगी, दूसरे वाले बंदे के लिए मुख्तलिफ होगी। यहाँ भी एफबीआर वालों ने कहा कि यार जो तुमने रिकॉर्ड किया हुआ है ना उसको भूल जाओ, हमारे पास जब आओगे तो एक रेट के ऊपर एमोटाइजेशन लेकर आओगे, ताकि तमाम लोग एक ही डेप्रिसिएशन ले रहे हो और एक ही एमोटाइजेशन। ये दो कॉन्सेप्ट ये। ये मार्केटिंग वगैरह ये भी इंटेलिजिबल आएगा। मार्केटिंग का सर एक एक्सपेंस होता है, एक होता है आपने कहीं ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लिया, जो ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लिया उसकी बाजूकात लाइफ होती है, बाजूकात इंडेफिनिट लाइफ के तौर पे भी लेकर चलते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि जहाँ आपकी इंडेफिनिट लाइफ होती है वहां आप उसको नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन है सेक्शन 23 के अंदर, उतने अमाउंट पे आप उसको एमोटाइज करें। हालांकि आपने अपने अकाउंट्स में नहीं लिए होंगे, लेकिन आप यहाँ पर जब इनकी वर्किंग करेंगे टैक्स वालों की, रिटर्न के पोर्टल की, फिर आप उसको दिखाएंगे। सर ये आपने टैक्स प्रॉफिट और टैक्स डेविएशन की बात की, तो टैक्स एक्सपेंसेस की भी बात करें जो एफबीआर अलाउ बॉस मैं अभी अकाउंटिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, पहली क्लास के ऊपर। जब मैं जाऊंगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ाने के लिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए, कैपिटल गेन के लिए, वहां बात करें। अभी मैंने क्लास शुरू की थी कि बेसिक अकाउंटिंग के लिए,
मुझे पता था कि जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स बैठे हैं बहुत बेसिक लेवल के, और बेसिक लेवल की उनको अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने ये चीजें शुरू ये की। इनकम टैक्स प्रॉफिट, ये इंटेंजिबल कह सकते हैं असेट्स। सवाल सुने इनका, क्या कह रहे हैं आप? ये इनकम टैक्स प्रॉफिट है, हाँ, वो इंटेंजिबल असेट्स कह सकते हैं। मैं इस वजह से मैं क्लास को कर रहा हूँ। इनकम टैक्स प्रॉफिट को इंटेंजिबल कह सकते हैं सर। इनकम टैक्स प्रॉफिट एक अलग चीज है, इंटेंजिबल एक अलग चीज है। मैंने कहा जिस चीज को मैं छू नहीं सकता हूँ वो मेरी क्या है, इंटेंजिबल है। सॉफ्टवेयर मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, नहीं नजर आ रहा, मैं उसको छू सकता हूँ, नहीं छू सकता हूँ, ये मेरी कहलाती है इंटेंजिबल, राइट। सर मेरे पास सर्वर के ऊपर कुछ एंटीवायरस इंस्टॉल हुए हुए हैं, वो भी सॉफ्टवेयर है, वो मेरे इंटेंजिबल कहना है। कॉपीराइट एक्ट है मेरे पास सर, मेरा ये लोगो है, मैंने इसको रजिस्टर करवाया हुआ है। लोगो मैंने कहाँ रजिस्टर करवाया हुआ है, कहीं नजर आ रहा है सर, ये मेरे इंटेंजिबल। इनकम टैक्स प्रॉफिट जो है वो ये है कि आपने इनके मुताबिक, टैक्स वालों के मुताबिक, एफबीआर के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक आपने टैक्स की कैलकुलेशन की होगी, तो जो बॉटम लाइन निकलती वो इनकम टैक्स प्रॉफिट कहलाता ऐसे ही कह सकते हैं कि ये मटेरियल थे, मटेरियल वो है, है। मटेरियल जो है वो एसेट है। मटेरियल असेट्स। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर की बात करें, वर्जन नया ले रहे हैं, लाइक डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट होगा, सॉरी उसमें नई चीज होगी तब तो हम ले रहे हैं, वो अनसीन मटेरियल, जैसे अनसीन मटेरियल, तो प्रॉफिट जो है ना वो भी अनसीन मटेरियल है। नहीं, इनकम टैक्स वो अनसीन मटेरियल क्लियर है, है, सही। अनसीन देखें, इनकम क्योंकि टैक्स। वेरिएशन उस पे भी हो रही है। मिसाल मैंने प्रॉफिट ले लिया 20 रुपए की जगह मैंने 30 और 10 रुपए की प्रॉफिट ले लिया, सही है, सही, ठीक है, और ये भी हमने अनसीन की परचेज की है। सही। तो इस पे तो ये चीज तो मे भी, शायद मेरे पास से गलत हो, नहीं, लेकिन आप चले, मैं फिर उस पर आ रहा हूँ। उस चीज को हम कह सकते हैं। सर आपने कारोबार शुरू किया, आपने एक कारोबार शुरू किया, मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपने नफा कमाया या नुकसान हुआ, तो आप कैसे करेंगे? कैलकुलेट करके कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? वो जो बेसिक चीज हमने बताई, कौन कौन सी? बताइए, कौन कौन सी? उसकी स्टेटमेंट है या उनकी जो है इनकम टैक्स इनकम है या आउट आउट सेंडिंग है उसकी। देखिए आसान तरीका होता है, मेरे पास आमदनी क्या हुई है, कैश इनफ्लो क्या है, मैं जो भी चीज बेच रहा हूँ, मैं यहाँ खड़े होकर लेक्चर दे रहा हूँ, ये मेरी एक तरह से सर्विस है, मेरी तरह से इनकम है, आईसीटी वाले मुझे पैसे देंगे, राइट, मुझे पैसे देंगे, ये मेरी इनकम है। इसी तरीके से अगर हम नीचे जाएं मार्ट वालों के पास, तो उनकी इनकम क्या है, जो वो चीजें बेच रहे हैं काउंटर के ऊपर और उन्हें पैसा रिसीव हो रहा है कस्टमर से, वो उनकी क्या है, इनकम है, वो उनकी क्या है, सेल है। ये तो उनके पास पैसा आ रहा है ना सर, एक उनके पास से पैसा जा रहा है, कौन सा पैसा जा रहा है, जगह का वो किराया दे रहे हैं, बिजली का बिल उनका आ रहा है, मुलाजमीन की तनख्वाहें दे रहे हैं, इन दोनों को आपस में नेट करेंगे, तो इन्हें पता चलेगा कि हमारे पास पैसे बचे हैं या हमारे पास से पैसे निकले हैं, यानी प्लस में या माइनस में। इतना तो क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है। ये चीज कहलाती है प्रॉफिट या लॉस। डन हो गया। इनटेंजिबल जो चीज होती है ना, इनटेंजिबल ये होता है कि वो चीज जिससे मुझे साला साल फायदा मिलता रहे, साला साल मैं उसको ओन करता रहूं, मेरे पास इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड करूं, वो इटसेल्फ कोई कैश इनफ्लो नहीं, मटेरियल मुझे फायदा मिलता है। फायदा मिल रहा है, तो मिसाल के तौर पे वो फायदा मिल रहा है, तो मुझे लॉन्ग टर्म में मिलेगा, वो लॉन्ग टर्म वाला मैं उसको इनकम टैक्स प्रॉफिट को यही कह सकता, ये भी मेरा इंटेंजिबल। अभी बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे, अकाउंट्स देखेंगे, उस पर मैं आपको ये चीजें बताऊँ। अच्छा सर, ये चार जो टर्मिनोलॉजीज लिखवाई है ना, बोरोइंग, लोन, डेट, एडवांसेस, प्रीपेमेंट्स, अमाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, अगेन जो लोग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं या जो लोग अकाउंटेंट के तौर पे जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं पे ऑडिट के, असेसमेंट के, मॉनिटरिंग के नोटिस देखे होंगे, उनके लिए ये चार चीजें समझना बहुत जरूरी है। सर मैंने बैंक से लोन उठाया हुआ है, सर मैंने बैंक से लोन नहीं उठाया हुआ, लेकिन अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होते और मैंने चेक दे दिया है किसी को, तो ओडी की फैसिलिटी मुझे देता है बैंक कि ठीक है यार, आपका पेमेंट आएगी तो हम उसको क्लियर कर देंगे। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होते लेकिन वो मुझे दे देते हैं, बाद में मैं उनको रिटर्न कर, राइट। सर मेरा मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, मुझे रियलाइज नहीं हुआ है, मेरा कैशियर लेने के लिए गया है, जब रिकवरी पे बाद में उससे ये स्नैचिंग हो गई, वो मेरा नुकसान हो गया। सर ये एस्पेक्ट आपको क्लियर होने चाहिए, बेशक देसी स्टाइल में क्लियर हो, लेकिन ये आपको क्लियर होने चाहिए।
ये लिखे हुए कहाँ होते हैं, कैसे नजर आते हैं, अकाउंट्स के अंदर कहाँ है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने बड़े एक देसी मतलब एक लेमैन स्टाइल में आपको ये बताया है, लेकिन इसके पीछे रेलेवेंस, आप लोगों में से जिन लोगों ने मॉनिटरिंग के नोटिस किए होंगे, असेसमेंट के नोटिस हैंडल किए होंगे, ऑडिट के नोटिस हैंडल किए होंगे, ये चार टर्मिनोलॉजीज आपकी वहां पे रेलेवेंस हैं। कहने को आपको पता है अकाउंट्स पेबल क्या होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है, बोरोइंग क्या होती है, एडवांसेस प्री पेमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन इन चीजों की रेलेवेंस है, इसीलिए बेसिक अकाउंटिंग की क्लास में हमने ये चीजें रखी है। सर एडवांसेस की शक्ल एक ये भी होती है कि एम्प्लॉई है, उसकी लाख रुपए तनख्वाह है, अचानक से उसको कोई घर में परेशानी हुई और वो आया, उसने कहा कि यार मुझे लोन दे दो या मुझे एडवांस अगेंस्ट सैलरी दे दो, जो महीने के आखिर में सैलरी दोगे वो नहीं देना, उसके अगेंस्ट से मुझे 50% आप एडवांस दे दो। सर ये जो 50% मैं उसको एडवांस दे रहा हूँ, बाद में मैं उसको 50% की पेमेंट करूंगा, ये चीजें भी मेरे फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड होती। बाज होगा इनकम टैक्स वालों को समझ में नहीं आती, वो ये कहते हैं कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस टू एम्प्लॉइज, या आपने एम्प्लॉई को कोई बेनिफिट दिया हुआ है, बाद में डायरेक्टर्स के ऊपर नोटिस आते हैं, सब चीजें आती, लेकिन आपको उसकी नेचर का पता होना चाहिए। अकाउंट्स पेबल, सर मेरे पास पेबल बहुत तरह के होते हैं, यानी मैंने पे करने, सर मेरे पास अभी 20 SRO 350 का मसला चल रहा था, 350 का सेल्स एक्स का, लोगों के पास जो है वो चालान के पैसे पड़े हुए थे, राइट, लेकिन रिटर्न सबमिट नहीं हो रहा, तो वो सेल्स एक्स पेबल के तौर पे आ रहा था, राइट। सर इनकम टैक्स पेबल के तौर पे भी चीजें आ जाती, साल खत्म हो गया, हफ्ता इतवार आ गया, मेरा चालान बन गया, लेकिन मैंने बैंक में जाके उसको पेमेंट अभी नहीं, राइट। सर मैंने वेंडर को माल देना है, मैंने अभी उसको माल सॉरी माल ले लिया, उसको मैंने पेमेंट नहीं की, सर ये भी कहाँ आएगा, पेबल के तौर पे, राइट। इसी तरीके से सर रिसीवेबल, सर यूनिलीवर की 4 सिस्टर कंसर्न्स हैं, उसने 2 सिस्टर कंसर्न्स को माल दिया हुआ है, 2 एसोसिएटेड कंपनीज को जो है वो क्या दिया हुआ है आपके पास, लोन दिया हुआ है। सर उसने अपने पास रिसीवेबल शो किया हुआ है, रिसीवेबल फ्रॉम ग्रुप कंपनीज, रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रेड डेट्स, रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रेडिंग, ठीक है। सर ये सारी चीजें रिसीवेबल के तौर पे आती हैं, इनका काउंटर एक इफेक्ट पीएनएल में चार्ज होता है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग रिसीवेबल क्या है, अकाउंटिंग पेबल क्या है, बोरोइंग लोन डेट्स क्या है, एडवांसेस प्री पेमेंट्स क्या है। जो लोग बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, हो सकता है ये क्लास से बाहर जाएंगे, नीचे उतरेंगे, आपको सारी चीजें भूल जाएंगी, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जैसे जैसे आप हेड्स ऑफ इनकम देखेंगे वहां पर भी आपको ये चीजें रियलाइज होना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, जब आप 3-4 बार आपकी नजरों के सामने वो चीजें घूमेंगी तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगेन ये 4 चीजों के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, आपके जहन में ये चीजें बैठनी चाहिए। अच्छा मैं आपके सामने एक काम करता हूँ, सर आपने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की कि 11 पेज की स्लाइड थी, बेसिक अकाउंटिंग वगैरह देखेंगे, आपने एक ही क्लास के अंदर जो है ना वो लपेट दिया। सर लपेटने की बात नहीं है, सिर्फ आपके जहन में ये बात बिठानी है कि इनकम टैक्स की वर्किंग के लिए या सेल्स टैक्स की रिटर्न की वर्किंग के लिए आपके पास अकाउंट्स की नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ मेंशन है। सर ये वक्त के साथ साथ जब हम डिफरेंट हेड्स करेंगे उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ हमारे पास प्रेजेंट होती है और हमने उसको कहाँ से निकाला। सर अभी हम बैठ के क्या करें, सर आपने कुछ भी नहीं करना, आप में से अक्सर लोग अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, कभी आपने स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को विजिट किया हो, सर वहां पे बेतहाशा बेतहाशा तमाम लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके अकाउंट्स दिए हैं। सर वो तो 200-200 पेज की जो है ना वो बुकलेट्स होती हैं, उनको क्या बैठ के पढ़ना है, रटे मारना है, सर नहीं, उसमें से सिर्फ 4 चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। अगेन वो बनती कैसे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, उसमें चीजें कहाँ से लिंक होती हैं, वो आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न ये है कि ये चीजें प्रेजेंट कैसे की गई हैं, मेरे सामने आएंगी तो मैंने इसके ऊपर सवाल जवाब कैसे करना है, और इसको बेस बनाते हुए अपने आईरस पे कैसे चीजों को पुट इन करना है, कैसे चीजों को पुट अप करना है ताकि मेरे रिटर्न की वर्किंग हो। यहाँ पर जाकर सब कुछ पता है, यहाँ से आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाकर तमाम चीजें जो है वो ले सकते हैं, वहां से कोई भी अकाउंट्स आप उठा लें और वहां से आपको उनको देख के अंदाजा हो जाएगा कि हमने कौन कौन सी चीजों को रिव्यू करना है। मैं भी आपके सामने एक चीज रख लूँ, हर लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट के ऊपर चीजें दी हुई होती हैं, सर प्राइवेट कंपनीज के केस में भी दिया हुआ होता है, सर डिपेंड करता है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि लिस्टेड कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्लेस करना है। सर कोई भी उठा लें, मैंने ये मेरिट पैकेजिंग को सिलेक्ट किया है, आप पीटीसीएल उठा लें, आप कोई भी दूसरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी उठा लें, शुगर मिल्स उठा लें, इंश्योरेंस कंपनीज उठा लें, बैंकिंग कंपनीज उठा लें,
मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उठा लें, कार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को उठा लें, सबके रिकॉर्ड, वो याद है मैंने चार दोस्तों वाली एग्जांपल दी, सबके ऑडिटेड अकाउंट्स एक ही फॉर्मेट पे बने हुए होंगे। हमारे काम की उसमें क्या चीजें हैं वो देखते हैं। अच्छा जी, ये अकाउंट्स मैंने एक लिस्टेड कंपनी के आपके सामने जो है ना वो प्रेजेंट किए हैं। इसके पेजेस कितने हैं? 110। अभी मैं इसके पेजेस स्क्रॉल डाउन करूंगा तो बहुत अजीब सी चीजें आ रही हैं और आप कहेंगे सर पता नहीं हमने इतनी फीस देखी ये देखने के लिए किया है। लग रहा है यही है। जी सर भी कह रहे हैं आगे सर। अच्छा जी। सर अगेन, आप कोई भी ऑडिटेड अकाउंट्स उठा लें लिस्टेड कंपनी के, आपको यही पैटर्न नजर आएगा। चेयरमैन का मैसेज नजर आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन नजर आएगी, उनकी मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, उनके एजीएम के नोटिस के हवाले से डिटेल, ये तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। सर हमने क्या करना है? सर इसमें आपने ये करना है, नजर आया जो अभी हमने क्लास में स्लाइड में देखा था। सर ये जो 60 से लेकर 70 तक ये जो 10 पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, वैसे तो आगे नोट्स पे भी दी हुई है सर, ये मेरे लिए रेलेवेंट है बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट। मैं टैक्स एडवाइजर हूँ, मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, मैं टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मैं अपनी बिजनेस के हवाले से या किसी क्लाइंट के हवाले से या किसी नेटवर्किंग में अपने किसी फ्रेंड को मैं एडवाइस कर रहा हूं, तो मुझे उसकी पूरे इस 110 पेज के डॉक्यूमेंट को देखने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सिर्फ ये चीजें इंपॉर्टेंट है बस, इसके अलावा कोई चीज मेरे लिए मायने नहीं रखती। सर ये बनती कैसे है? सर मेरा कंसर्न नहीं है। सर इसमें इंफॉर्मेशन कैसे पुट इन होती है? सर मेरा कंसर्न नहीं है। सर ये सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, एक्सेल पे बनाते हैं, क्या करना है? सर मेरा कंसर्न नहीं है। सर ये चीजें पॉपुलेट कैसे होती है? सर मेरा कंसर्न नहीं है। सर इम्तियाज सुपर मार्ट वाला मुझे कह रहा है कि यार मेरे इनकम टैक्स रिटर्न की वर्किंग करनी है, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन होगा यार आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपके एनुअल अकाउंट्स हैं, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, मुझसे शेयर कर लें, मैं उसकी बेसिस पे आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। सर वो मैं बनाता नहीं हूँ, वो तो मेरे सिस्टम से जनरेट होते हैं। सर जो सिस्टम से जनरेट होते हैं वो मुझसे शेयर कर लें। इसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है या नॉर्मल अगर अपने अकाउंटेंट की बनाई है वो भी? देखें हर जुरिस्डिक्शन के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके, यूएसए, हर जुरिस्डिक्शन के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिजनेस के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर ऑडिटेड अकाउंट्स की जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, एओपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप यूएई साइड पे चले जाएं, यूके की साइड पे चले जाएं, तो वहां जुरिस्डिक्शन पे डिफरेंट लॉज एप्लीकेबल है, उनके अपने लॉज एप्लीकेबल है। पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर आई थिंक सिंगल मेंबर कंपनी की भी एक लिमिट दी हुई है वहाँ, उसमें फोर्थ शेड्यूल में या फिफ्थ शेड्यूल के अंदर, वहां पर कि इन लोगों ने अकाउंट्स ऑडिट करवाने, दैट्स इट। यानी कि तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर जो प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिस्टेड है, उन सब ने अकाउंट्स ऑडिट करवाने। ऑडिटेड अकाउंट्स की बुनियाद के ऊपर ही आपने काम करना है। सर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाती, वो अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाती, वो रिटर्न फाइल कर देती। सर वो रिटर्न फाइल करेंगे, उनको 120 के 3 में नोटिस आएगा कि यार आपने अपने अकाउंट्स के साथ ऑडिटेड अकाउंट्स अटैच नहीं किए, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप ऑडिट अकाउंट्स हमसे शेयर करें और आपका रिटर्न इनकम्प्लीट कंसीडर किया है। अक्सर एनजीओ को आता है, अक्सर एनजीओ को भी आता है 120 का सबसेक्शन 3। तो एनजीओस की बात आ रही है, एनजीओस तो प्राइवेट नहीं वो कराते हैं क्या कहते हैं ऑडिट, जिसके प्रमोशन से। सर हर जुरिस्डिक्शन के अंदर हर काम को करने का ना एक तरीकाकार मुख्तसर है। पाकिस्तान के अंदर ऑडिट करवाना, अकाउंट्स बनवाना, ये आई कैप और आईसीएमए को जिम्मेदारी दी हुई है कि इन लोगों ने ऑडिट कंडक्ट करना है। ये किसने? ऑडिट फर्म ने। सर ये कौन लोग हैं? सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको रिक्वायरमेंट दी हुई है कि कंपनी सेक्टर ने, कॉर्पोरेट सेक्टर ने आई कैप और आईसीएमए की जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं? ऑडिट कंडक्ट करती हैं। आपके जहन में घूम रहा है ऑडिटर जनरल, सर वो गवर्नमेंट का इटसेल्फ अपना एक डिपार्टमेंट है, वो गवर्नमेंट का इटसेल्फ अपना एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज का ऑडिट करता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी ने आईकेप और आईसीएमए को ऑथराइज किया हुआ है कि आप लोगों ने अपनी फर्म के थ्रू जो है वो ऑडिट करवाना है। बैंक का ऑडिट आप देखें, ऑडिटर जनरल नहीं करता, सीए की फर्म्स करती है, लेकिन उसमें बाकायदा रेगुलेशंस हैं कि एक ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा, दो ऑडिटर अपॉइंट होंगे। इंश्योरेंस कंपनी में भी दो ऑडिटर अपॉइंट, राइट। अच्छा जी, क्लास ज्यादा वो ना हो जाए क्योंकि कुछ हमारी
मेंबर्स हैं उनको भी जाना है, तो मैं सिर्फ जल्दी से एक रिव्यू करवाता हूँ आपको। सर ये देखें। सर 500 का रिटर्न फाइल करना ना बहुत आसान है। यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, क्लास से जाएं, शर्त लगाकर मुझसे जाएं, आधे घंटे की वीडियोस देखें और आप पूरा रिटर्न फाइल कर लेंगे। सैलरी का भी, बिजनेस का भी, सब चीज। लेकिन जो मार्केट में नाम घूमता है कि यार फला बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है और उसने सही तरीके से किया है, वो साथ में एक स्टेटमेंट देता है, यार नोटिस आएगा तो उसका जवाब मैं दूंगा। सर वो क्यों ये स्टेटमेंट देता है, वो क्यों बर्मला इस चीज का इजहार करता है? उसको पता होता है कि ये बंदा जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड लेकर आया है, ये और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहाँ आपस में टकराव कर रहे हैं, और मैंने उसकी बुनियाद के ऊपर रिटर्न फाइल करना है। सर ये बेसिक डिफरेंस है उस 500 के रिटर्न फाइल करने वाले में और आप में, कि जब आप सीखिए कि यहाँ से क्लास लेके जाएंगे तो आप इतने एक्सपर्ट ना बने, लेकिन आपको पता हो कि यार हमने चीजें क्या डिमांड करनी है और रिटर्न कैसे फाइल करना, उसमें क्या चीजें एंटिसिपेटेड हो सकती हैं जो इस बंदे के लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट? सर अगेन ये बैलेंस शीट है, इसके ऊपर देखें वही चीजें नजर आ रही हैं। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टॉक एंड ट्रेड, ट्रेड डेट, लोन्स एंड एडवांसेस। सर ये मैं अभी आपको रीड करना सिखा रहा हूँ, आप घर पे जाएं प्रैक्टिस के तौर पे। लास्ट जो हमारा ओरिएंटेशन का सेशन हुआ था उसमें मैंने शुरू में एक हदीस भी कोट की, हदीस थी या आयत थी आई थिंक। तो मैंने एक आयत उसमें कोट की थी, उसका मतलब मफहूम ये था, अल्लाह कभी बेशी माफ करे, कि इंसान को जिस चीज की जस्तजू होती है ना वो उतना ही उसमें कामयाब है। अभी अगर मैंने आपको ये रीड करना सिखा दिया ना, तो आप घर जाकर इसकी प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ कंपनीज के ऑडिटेड अकाउंट्स उठाएं, उनको देखें, उनको पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि यार रिटर्न की वर्किंग करते वक्त मैंने किन चीजों को देखना है और कैसे देखना है। वो अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट इससे आपको फेमिलियरिटी होना शुरू हो जाएगी। एक दो तीन चार करेंगे, यू विल बी इन द क्राउड। सर ये इसके सामने दो चीजें आ रही है, वहां पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है, फिर यहाँ पर ना ये नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। ये नंबर लिखे हुए आ रहे हैं सर, ये नंबर क्या है सर? ये इसके ऊपर डिटेल है कि ये डिटेल में क्या क्या चीजें हैं मौजूद। अगेन सर ये 2 साल क्यों दिए हुए, 2022 2023? सर ये रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने हमेशा अकाउंट्स बनाने हैं, तो कंपैरिजन में बनाने हैं 2 साल के, 22 23। कौन से साल के हैं सर? ऊपर नजर आ रहा है एज एट जून 30 2023। जब मैं 2022 का खोलूंगा तो यहाँ पे 2022 आएगा, 2021 आएगा। देन जिस साल का भी खोलूंगा मुझे उसमें कंपैरेटिव नजर आएगा। सर कंपैरेटिव चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं सर, वो अलग कहानी है, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक सिर्फ इससे है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि मैं रिटर्न की वर्किंग करूं। सर कैसे करेंगे, कब बताएंगे सर? वो जब हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, बार बार इस डॉक्यूमेंट को मैं रेफर करूंगा, बार बार यहाँ से चीज लेकर जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपने चीज यहाँ से कैसे निकाल के लेके जाओ। कंपनी की रिटर्न क्रिएट होती है, डिपेंड करता है आपका एयर टैक्स ईयर कौन सा है, स्पेशल टैक्स ईयर या नॉर्मल टैक्स है। अगर आपका 30 जून का नॉर्मल टैक्स ईयर है तो 31 दिसंबर की डेडलाइन होगी। अगर आपका स्पेशल टैक्स ईयर है सितंबर तक है तो फिर वो नेक्स्ट सितंबर जो फॉल कर रहा होता है उसमें डेट होती ये स्टेटमेंट पूरे साल की है या क्वार्टर की? है। या यस वी, ये बैलेंस शीट ना एज एट जून 30 2023। अभी नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर है। हो सकता है 6 महीने का भी हो, कैसे? जैसे बैंक्स के अकाउंट्स बनते हैं 6 महीनों के लिए, जिसको हम रिव्यू कहते हैं, ऑडिट नहीं है। बात जिन लोगों ने सीएफएम में काम किया है तो उनको पता होगा, एक होता है एनुअल ऑडिट, एक होता है रिव्यू। हमारे पास वो 6 महीने का बनता है, तो वो कहाँ क्या लिखा हुआ आएगा? फॉर द 6 मंथ्स एंडेड ऑन। अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है? फॉर द ईयर एंडेड ऑन जून 30 2023। सर ये इस आराम सकून के साथ बेसिक जो आपको अंडरस्टैंडिंग है, बेशक गूगल बेस्ड है, आप सिर्फ उसको पढ़ें। इस कंपनी का रेवेन्यू इतना है, कॉस्ट ऑफ सेल इतनी है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इस बंदे को ये एक्सपेंसेस करने पड़े, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, देन फाइनेंशियल चार्जेस, देन उसके बाद ये आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है? लॉस फॉर द ईयर 136 मिलियन का इसको लॉस। सिंपल, बस। मुझे ये गर्ज नहीं है कि यार तुमने बिजली का बिल तुम्हारा पिछले महीने से क्यों बढ़ गया, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि यार तुम्हारा तो एडमिन एक्सपेंसेस इतना ज्यादा क्यों आ रहा है भाई। वो भाई आ रहा है, उसका एक्सपेंस है, मुझे क्या करना है? रिटर्न की वर्किंग करनी है, मुझे आईआरएस के पोर्टल के ऊपर अपना रिटर्न अपलोड करना है, मुझे एफबीआर वाले को जवाब देना है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, वो लॉस में जा रहा है, वो प्रॉफिट में जा रहा है, उसका टर्नओवर कितना है, इससे मेरा कोई कंसर्न, यहाँ टर्नओवर से कंसर्न होगा, टर्नओवर टैक्स में। लेकिन फिलहाल आप ये समझे कि आपका इन फिगर से ताल्लुक नहीं है। ये फिगर्स आपके जहन में होनी चाहिए कि यार फिगर्स मैंने कैसे निकालनी है और पोर्टल पे कैसे लेकर जानी है।
अच्छा, इसको जब लॉस हो रहा है तो फिर ये टैक्स यही मैं आपको बताऊंगा। बात सूत्रों में ऐसा भी होता है कि टैक्सेशन की ना एक पूरी मेथडोलॉजी होती है। अगर इन केस आपको लॉस भी हो रहा है तो फिर भी आपने कुछ पैरामीटर्स के ऊपर टैक्स देना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो मुझे लॉस हुआ, ये कहते हैं मुझे लॉस हुआ, वो कहते हैं मुझे लॉस हुआ, पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहती है हमें लॉस हो गया, अकाउंट तो वही बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या जाएगा? तो गवर्नमेंट भी उसका एक अल्टरनेटिव निकालती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपने टैक्सेशन करनी तो इस पैरामीटर पे करनी, ताकि इनकेस अगर कोई यहाँ फॉल कर रहा है उससे भी कुछ ना कुछ कलेक्शन। मिनिमम टैक्स लेना ही लेना है, मिनिमम टैक्स है, टर्न ओवर टैक्स है, एसीटी है, अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो वो भी है। ये वोट के लिए नंबर आते हैं, बताता हूँ मैं उसी पे जा रहा हूँ। सर अगर कोई चीज कंफ्यूजन में है या चीजें क्लियर नहीं हो रही तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे जब हम हेड्स ऑफ इनकम करेंगे तो वन बाय वन इन सब चीजों को मैं वहां रेफर करूंगा दोबारा, राइट, तो उसमें क्लियर होंगी। सर वो जो नोट्स का आप जिक्र कर रहे थे ना, पिछली जो पेजेस गए हैं हमारे पास उसके अंदर वन पेज की समरी है। लॉस हो रहा है कितना है, एसेट नजर आ रहे हैं कितने हैं, लाइबिलिटीज आ रही कितनी, उन एसेट्स पे है क्या, कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है तो यार कैश कितना है, बैंक कितना है, फिक्स एसेट लिखे हुए आ रहे हैं तो फिक्स एसेट की डिटेल्स क्या है। सर वो सारी चीजें उस पेज पे तो नहीं आ सकती ना, उसकी किसी हद तक इंफॉर्मेशन करने के लिए डिटेल में आगे चीजें दी हुई होती है, वहां रेफरेंस नंबर डाल दिया जाता है और उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया जाता है। ये देखें अगेन सर, ये सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट है कि ये सारी चीजें आपने डिस्क्लोज करनी है। सर मैंने एक मैन्युफैक्चरर के अकाउंट्स आपके सामने रखे हैं, आप पीटीसीएल के अकाउंट्स उठा के देखिएगा, वहां पर आपको ये मिलेगा। आप बैंकिंग कंपनी के मिजान बैंक के स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट्स उठाकर देखिएगा, आपको पहला यही नोट मिलेगा, नेचर एंड स्टेटस ऑफ द बिजनेस। सर ये सारी चीजें प्री डिफाइंड होती हैं, हमारा कंसर्न नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर तो 5.24 इसका नंबर आ रहा है ना, जो नहीं आपने नहीं नहीं, दिखाया था सबर कर जाए, सबर कर जाए, दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए सर। ऑडिटर का काम है सर। नंबर क्या आ रहा है उसके ऊपर, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट के ऊपर 6 आ रहा है। ये सारा बन गया शेड्यूल। अब ये क्या आ रहा है नंबर, 6.1, यानी 6 के बाद ये सीरीज में चलेंगे। वहां जो बंदा रीड कर रहा होगा 6 से यहाँ पर आएगा, फिर वो नीचे सब नोट्स भी पढ़ेगा। आप किसी कंपनी के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदने जाते हैं, आप कुछ बेसिस लेकर, कुछ बुनियाद बनाकर उसके शेयर्स खरीदेंगे या शेयर्स बेचेंगे? वो क्या बेसिस होगी, वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी? यार कंपनी ने प्लांट में इन्वेस्टमेंट की हुई भी है नहीं की हुई, बस बाहर से माल तैयार करते हैं बेच देते हैं, पता चले कल तो कंपनी अपना सब वाइंड अप करके निकल जाए तो हम कैसे करेंगे? तो सर ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इसके पीछे प्रॉपर एक साइंस है, प्रॉपर एक जो है वो वर्किंग्स हैं। ठीक है सर, वो वर्किंग्स की बुनियाद के ऊपर जो है ये क्या करती है, ये चीजें ड्राफ्ट की जाती है और रिप्रेजेंट की जाती है। अब देखें यहाँ नीचे 6.7, 6.8, सर ये बाकायदा रिक्वायरमेंट होती है, फैसिलिटेट किया जाता है यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं। इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के नोटिस आपके इन्हीं नोट शुदा अकाउंट से बनते हैं। नोट शुदा अकाउंट से इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के नोटिस बनते हैं। कैसे? सर सेल्स टैक्स रिफंडेबल आपने दिखाया हुआ 100 मिलियन का, मैं जब आईआरएस पे जाकर आपके सेल्स टैक्स के रिटर्न देखता हूँ तो वहां तो मेरे हिसाब से 60 मिलियन आ रहा है, ये 100 मिलियन आपने कौन सा दिखाया? इसका मतलब आपने आउट ऑफ द रिटर्न भी कोई सेल्स की हैं जो कि आपने रिटर्न पोर्टल के ऊपर डिक्लेयर नहीं की, ये हमें बता दें, राइट। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर आप बैड डेट लेकर गए इतना, लेकिन आपने उसकी जो है ना प्रोविजन को एड बैक करके एक्चुअल बैड डेट आपने क्लेम कर लिया है ज्यादा, क्या उसकी कंडीशन मीट हुई है सेक्शन 29 की या नहीं? सर वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल रहे हैं सर, ये हमें पढ़ना आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ये हम कब देखेंगे सर? जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस देखेंगे, वहां मैं आपको एक एक एग्जांपल के साथ इसको लिंक करके बताऊंगा कि ये चीजें वो कैसे लेकर चलते हैं। अच्छा सर ये सारे नोट्स हैं, राइट। ये देखें इंटेंजिबल एसेट नजर आया, एमोटाइजेशन का चार्ट, याद है हम लोग एमोटाइजेशन क्या रहते हैं? एक वो एमोटाइजेशन है जो मैंने रिकॉर्ड की है, इसी तरीके से दूसरी कंपनी ने रिकॉर्ड की होगी, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं यार कि सही रिकॉर्ड की है, हमारे हिसाब से ये नहीं होनी चाहिए, हमारे हिसाब से ये रेट लगना चाहिए, राइट। ये अकाउंटिंग एमोटाइजेशन है। सर इसके बाद यहाँ पर एक मिनट, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इन हैंड मेरे पास ये है, इन ट्रांजिट ये है, स्पेयर्स मेरे पास ये है।
स्टॉक इन ट्रेड, सर मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स पड़े हुए हैं, वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ है। सर जो केस आप देख रहे हैं, हो सकता है उसमें सारी चीजें एप्लीकेबल ना हो। इम्तियाज सुपरमार्ट वाले के लिए क्या ये सारी चीजें एप्लीकेबल होगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर उसका काम ही नहीं है, वो तो एक ट्रेडर है, वो तो सीधा माल लेता है, बेच देता है अपने पास रखकर, राइट। लेकिन सर आपने उससे फाइनेंशियल अकाउंट्स मांगने हैं, उन फाइनेंशियल अकाउंट्स को सेटिंग करना है, उसकी बुनियाद पे ही आपका रिटर्न जाएगा। ये देखें सर, टैक्स रिफंड ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट, टैक्स रिफंड ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट, सेल्स टैक्स एंड स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स। सर ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्क्लोज हो रही होती हैं, और इसकी कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ऑथराइज शेयर कैपिटल, अब नीचे सेल्स शुरू हो जाएगी। रेवेन्यू नजर आ रहा है? वहां तो सिर्फ एक फिगर जा रही थी ना, ये वाली फिगर एक थी, राइट। यहाँ पर उसका पूरा ब्रेकअप दिया है। सर ये बनते कैसे हैं हमारा कंसर्न नहीं है, ना हमने उससे पूछना है, ना हमने कुछ करना है कि यार ये एक्सपेंस पिछली बार तो 189 था, इस दफा 184 क्यों हो गया, ये क्यों डबल वन था, ये 1152 था पिछली दफा। हमारा इससे नहीं है सर, हमने अपनी वर्किंग के लिए इसमें से चीजें कैसे निकालनी है, ये हमें पता होना चाहिए। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आप सेटिस्फाइड हैं? पौने 7, पौने 8 बजे क्लास शुरू हुई थी, 1.25 घंटे की हो गई है, ठीक है। एक 15 मिनट और लगाएं तो पूरा 1.5 घंटा हो जाएंगे। नहीं आपने 5 महीने खींचने से। नहीं नहीं, है 4 महीने का, वो आपके ऊपर है, अगर हो सका तो 4 महीने में निपटा देंगे हम। तो पिछले पेज में काफी लंबा हो गया। आपने पिछला पैक भी दिया हमें? जो था मेरे उसमें आई मीन सर एक नॉर्मल सप्लायर है उसको तो ये ऑडिट रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं लेकिन खुद का कैसे फाइल करें। सर होने चाहिए। देखें इनकम टैक्स वाले जो, मतलब आपको पता है मार्केट में बेसिकली जैसे नॉर्मल सप्लायर है उसके पास ऑर्डर आ गया कंपनी से उसको नॉर्मल सप्लाई कर दिया ठीक है वो बोलता है यार रिटर्न सबमिट करो रिटर्न। सर वो इसी तरह फाइल करेंगे, वो एक तुक्के की बुनियाद पे करेगा ना। लेकिन अगर आप उससे कहोगे ना यार फलाना जगह प्लॉट बिक रहा है, लेना है, तो वो फिर अपनी पूरी कैलकुलेशन करेगा कि यार मेरे पास पैसा है, मैं प्लॉट ले लूँ या नहीं ले लूँ। तो कहने का मकसद ये है कि उसको पता होता है कि मेरी प्लस क्या है, माइनस क्या है, मैं प्रॉफिट में लॉस, पेबल क्या है, रिसीवेबल, ये भी पता होगा उसको, टर्नओवर पता होगा उसको, ये पता होगा मैंने अपने मुलाजमीन को कितनी तनख्वाहें दी हैं, उसको ये पता होगा मेरे गोदाम का किराया कितना है, उसको ये पता होगा बिजली का बिल कितना आता है, उसको ये पता है ऑन एन एवरेज मेरे पास स्टॉक कितना होल्ड हुआ होता है गोडाउन के अंदर। सब चीजों को प्लस माइनस करो, अकाउंट बन जाएंगे, और वही अकाउंट डाल। हाँ ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के अंदर फिर उसको रिकॉर्ड उस तरह से मेंटेन करना चाहिए। बाज़ का एफबीआर वाले जो नोटिस भेज रहे होते हैं, ये मिडिल लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं, वो जो परेशान होते हैं या वो जो परेशान करते हैं, वो दोनों सूरतों की बेसिस यही होती है, वो अकाउंट्स मांगते हैं, होते नहीं है, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर वो बात चलती है। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? प्रॉब्लम यही आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ मांगते हैं तो क्लाइंट ही भाग जाते हैं। वो होते भी ऐसे ही है ना, फिर उनको वहां रेफर किया करो 500 वालों के पास। क्या कह रहे हैं आप? घर पे हमें 500 में करना पड़ता है। सारी जिंदगी यही करते रहोगे? सर ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स लॉ एंड सेल टैक्स लॉ एप्लीकेबल रजिस्टर्ड पर्सन पे ही यहाँ नहीं, अनरजिस्टर्ड पर्सन पे ही। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अंदर एक बात वाजह है कि ये किसके ऊपर अप्लाई करता है। एप्लीकेबिलिटी सबके ऊपर है, सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। कुछ उसमें से एक्सक्लूजन भी है। पर्सन रजिस्टर्ड नहीं उसमें कैसे समझ नहीं चलती हो सर दोबारा? जो रजिस्टर्ड पर्सन के आप पास इसका जवाब दोगे? आप सवाल करें जोर से करें। रजिस्टर्ड पर्सन में जिस तरह के इंपोर्टर है डीलर है या वो क्या कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटर है व्हाट्सओवर जो भी है वो तो रजिस्टर्ड पर्सन है। उसको तो डेफिनेटली जिस तरीके से वो अपना बिजनेस चलाएगा तो ऑन रेडार पे आ जाए। लेकिन बंदा एक अनरजिस्टर्ड है और वो बिजनेस कर रहा है क्या उसके ऊपर इनकम टैक्स सेल टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं। जरूरत ही नहीं। सवाल समझे आप? मिसाल बताए आप सवाल समझे? ये बोलने का अगर एक बंदा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके लिए तो फर्ज है कि भाई वो अपना रिटर्न फाइल करे। एक बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है वो लगा हुआ क्या उसको उसके लिए उसके ऊपर फर्ज है कि वो अपना रिटर्न फाइल करे या ना। सर या इसकी टैक्स दे या ना दे। फर्ज है वो दे नहीं। और एफबीआर वाले भी सत्तू पी के सो रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं। कैसे मैं इसकी मिसाल दूं आपको? ऑफिस से निकले, अभी चाय पीऊंगा मैं आपके साथ, बाहर निकलते हैं, कोयटावाल होटल पे चले जाते हैं। कोयटा वाले होटल वाले ने आधा रोड घेरा हुआ है,
कुर्सियां रखी हुई है, पब्लिक बैठाई हुई है, मोटरसाइकिलें भी लोग पार्क कर रहे हैं दबा के, जो है ना, वो नवाज शरीफ को कोई गालियां दे रहा है, कोई इमरान खान को दे रहा है, ठीक हो गया। और वो रोड उन्होंने घेरा बंद, क्या उसको रोड घेरना चाहिए? नहीं। कानून है ये कि रोड के ऊपर जो आएगा उसके ऊपर जुर्माना लगेगा? कानून है ये? कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं। कानून सबके लिए ना। सेम इज द केस विद इनकम टैक्स। अब जो लोग कानून को फॉलो करते हैं वो अपनी हदूद में रह के कारोबार करते हैं, जिनको कानून की फिक्र ही नहीं होती वो हदूद से बाहर रहकर अपना कारोबार कर रहे होते हैं, और बाद में कभी उनके ऊपर पेनल्टी लगती है, फिर वो तंग हो जाते हैं। आजकल तो परेशान हो वो जो कानून को फॉलो करते हैं। वो एक अलग बात है। लेकिन सर तो पेनल्टी कैसे लगेगी? नहीं, जब अगर किसी का ऐसे पकड़ भी जाता है ना, नान वो जो फाइलर रजिस्टर है, तो वो प्रॉफिट इतना रखता है कि मुझे कैसे मैनेज करके इसे जान पाऊँ। सर अगर ये सारी चीजें हैं जो कि रिकॉर्ड पर हैं, अगर ऐसा है तो आप सीटीए का कोर्स क्यों ले रहे हैं? यस सर। वो है जो फेयर है, फेयर नहीं क्लाइंट, नहीं, हम तो देखें, उसी के लिए करें जो अभी फेयर एक तरफ क्लाइंट। आपने कहा कि फायदे में वो है जो कानून से बाहर है, दूसरी तरफ आप सीटीए के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ने के लिए आए, तो क्यों आए सर? कौन था ये सवाल? अगर आप लोगों ने जाना तो आप जा सकते हैं, लेट नहीं हो रहा तो बैठा एंजॉय करना। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहा, मिसाल तौर पे कोई खाना खाने जा रहा है कोलाची पे, या सेल टैक्स लग रहा है मेरे पे, वो इनडायरेक्ट तो टैक्स दे रहा है। देखें, अगर आप इसकी डिस्कशन करेंगे ना कि हमारे ऊपर टैक्स की इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठे हैं या आप सैलरीड पर्सन के साथ बैठे हैं, ये बात फैक्ट है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बंदा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को फॉलो कर रहा होता है ना, उसको ज्यादा दबाया जाता है, राइट? उसके ऊपर फोकस होता है। क्यों सर? उसकी बुनियादी वजह क्या है? सिस्टम डिपार्टमेंट के, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के सिस्टम आपस में लिंक नहीं है। क्या बैंक का सिस्टम एफबीआर वालों के साथ लिंक है? आप लिंक करने बैठो, बैंक के सारे जो सीईओज हैं, चेयरमैन हैं, वो पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में मीटिंग करने की। भाईजान आप क्यों कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा। अबे बाबा, कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी? बैंक में तुम्हारा पैसा पड़ा है, एफबीआर को पता होना चाहिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, दूसरी एग्जांपल देता हूँ कच्चे के कामों की। जोड़िया बाजार, बोल्टन मार्केट में ये जो लोग बैठे हैं, कुछ अरसे पहले गवर्नमेंट ने एक वो लिया था, इनिशिएटिव लिया था कि बिजली के बिलों के अंदर 3,000 रुपए लगाए थे। लोगों ने बिजली के बिल फाड़े, वो हाथों में काली पट्टियां बांध के एहतजाज किया, शटर डाउन स्ट्राइक किए वो। सर गोल्डन मार्केट में, जोड़ी ये खोड़ी गार्डन में, यहाँ पर इस तरह की जो मार्केट है, यहाँ पर कितना कारोबार होता है? अरबों को 3,000 रुपए का टैक्स। मैं कहता हूँ आपकी गली के कोने पे जो जनरल स्टोर वाला बैठा हुआ है ना, उसके लिए भी कुछ नहीं है सर। उसका कभी टर्नओवर तो आप ऑब्जर्व करें सर, क्या है? हमारे गली कोनों में खुले हुए जो स्कूल्स हैं, आप उनको जरा फॉलो करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ फीस से, जो भी वो चार्ज करते हैं, और मल्टीप्लाई करें 12 से, आपको पता चलेगा कितनी इनकम है। आप उनसे बात करें कि आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो? नहीं भाई, हम नहीं हो रहे, गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया? बात सही है, गवर्नमेंट ने आपको कुछ भी नहीं दिया, स्नैचिंग है, लोग मर रहे हैं, सब चीजें। आपने आज तक क्या कंट्रीब्यूट किया? हमने बहैसियत कौम पाकिस्तान में हमारे आबाओ अजदाद, मतलब हमारे जो पहले के लोग थे, जब हमारा ये मुल्क बन रहा था, उस वक्त से ना हम लोगों ने इसके साथ खिलवाड़ किया। सिस्टम हमने बनने नहीं दिया। जब सिस्टम बनने नहीं दिया और लॉ नहीं बना, तो उसकी वजह से फायदा हुआ। एफबीआर में अगर आप जाएं, मिसाल के तौर पे जो लोग आज जॉब कर रहे हैं, 25,000 मुलाजमीन है एफबीआर के। कितने हैं? 25,000 मुलाजमीन। शर्त लगा लें, रिकॉर्डिंग कर लें मेरी आप, और जाकर शर्त लगा लें उससे, मुश्किल से आपको 1,000 या 1,500 टेक्निकल स्टाफ मिलेगा। बाकी सारे बैठे हुए ये कौन लोग हैं? इनको क्या सियासतदानों ने बोला करने के लिए? ठीक है, इन्होंने क्या किया है? मैट्रिक में फेल हुए, 25 पे इन्होंने मार्कशीटें बना ली, सियासी भर्ती हो गए। आप जाएं, आप बैठे डिस्कशन करें, आप लोग तो करते नहीं, हमारा तो ये रोज का काम है। असिस्टेंट कमिश्नर लेवल तक के बंदे को नहीं पता सेल्स टैक्स के साथ प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, वो है क्या, वो कैसे काम कर। और फिर हम डिमांड करें गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट सीधी हो जाए, तो हम गवर्नमेंट को तो हमने खुद खराब किया है ना। वो अलग बात है कि उनकी हरकतें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कसूर हमारा है, सारा एफबीआर कसूर। वो कंप्लीट नहीं है, वो खुद चोर है, तो हम सर उसमें बैठा हुआ कौन है? आप और मैं बैठे हुए हैं। हम लोग ये पढ़ रहे हैं सीधी, आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा? मुझे आज कोई लाख रुपए का रिटर्न देगा ना, तो मैं बताऊंगा कि आपने 5 लाख को 2 लाख कैसे करना। तो एफबीआर ये सिटी है जो भी है, इसमें एंट्री या जो रजिस्टर्ड प्रोसेस है उसके लिए परेशानी और तो कुछ नहीं है। तो सर नाम में आप कोर्स क्यों ले रहे हैं, ये बताएं। आपने कोर्स क्यों लिया, मुझे ये बताएं। अगर आपको इतनी नफरत है इससे, तो कोर्स क्यों है? डू बोल के लिए, सही बात है। ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह क्लास